चलिए अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। जल्दी चलते हैं। कहता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एवं इकोनॉमी। ठीक। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए, वास्तव में जब हम किसी देश को उनकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तु तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? कहता है कि न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है आपका, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था का प्रकार एवं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। निजी आय वाली अर्थव्यवस्था होता है कि इसमें कितना डॉलर? कहता है कि $995 से कम। नीचे मध्य वाली होता है $996 से 3895। उच्च मध्य आय वाली होती है $3896 से 12055। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था होता है $12055 से अधिक। विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमि के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितनी उत्पादन करना है, इस सब पर जो होता है बाजार तय करती है। ठीक। ये सब बाजार तय करती है, सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती पूंजीवादी में। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के स्वरूप है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग श्रेणी नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी, जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की बड़ी भूमिका नहीं थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 में किया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 में जो था बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 में सामने आया। चीन में 1949 बागे। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। यह सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया देश शामिल है। कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी कहता कि केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लेह ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। अब आगे बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व कोई संबंध नहीं लेता है। अब आगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जानिए अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्र हैं?
और मानव के हुए तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई। आर्थिक क्रिया किसी के व्यापक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों, प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण संबंधी है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कलर जॉब के जरिए संकेत किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में शामिल है विनिर्माण क्षेत्र, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवा। तीसरा का है निर्माण। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगन मतलब श्रमिकों को ब्लू कलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक। तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की ज्योतिष सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में शामिल है व्यापारिक, होटल, परिवहन, भंडारण, संचरण और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है। तो आगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगी। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तन, शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। मबूल उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप में। पता है कि आर्थिक समृद्धि बराबर है केवल परिणात्मक परिवर्तन है, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिणात्मक माप संभव हो परिवर्तन। आर्थिक विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ठीक। आर्थिक तथा अनार्थिक चारों में परिवर्तन। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना में स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता एवं निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट कौंसिल के कहने पर किया था। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा
इसके और औसत मान उपयोग किया जाएगा 0 से 100 पैमाने पर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम माना जाएगा, 1 की ओर बढ़ना निम्नतम खराब माना जाएगा। क्रिया शक्ति समानता विधि क्या है? इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1933 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना में के लिए कर रहा है। तो आगे हैं विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 में क्रिया शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। निव्वल आर्थिक कल्याण क्या है? निव्वल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन छिपी लागत तथा आधुनिक निम्नीकरण की हानियाँ प्लस अवकाश का किरणियों की सेवा है। सैमुअल्सन का यह मत है कि निव्वल आर्थिक कल्याण लोगों में जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारण का उपयोग सबसे पहले डेली तथा जॉब ने 1882 में किया था। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नॉर्थहाउस तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में जो था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री माबूल हक जो पाकिस्तान के थे, अमर सेन भारत के तथा अनेक सहयोगियों ने किया। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। आगे है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास के मामले में विदेशों की स्थिति 0 से 550 से कम निम्न मानव विकास वाले देश, 0 से 550 से कम, 550 से 700 से कम मध्य मानव विकास देश, 700 से 800 उच्च मानव विकास देश वाला, 800 से 100 बहुत उच्च मानव विकास वाले देश। 2012 में मानव विकास सूचकांक HDI जारी नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। आगे मानव विकास रिपोर्ट 2020। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को जारी की। वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देशों को अनेक मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। इस रिपोर्ट में भारत 131वां स्थान रहा 2020 में। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 129वां स्थान पर रहा 19 में। हमें वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक वर्ष 2019 के लिए इसका मान 0.645 है, जिससे भारत मध्य मानव विकास वाले दिशा की श्रेणी में आता है। HDR 2020 में पृथ्वी पर दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया, जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा सामग्री के पदचिह्न द्वारा मानव विकास सूचकांक को समायोजित करता है। अब आगे है अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट का भी भाग है वह है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, ठीक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। HDI इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मापदंड माना जाए, न कि केवल आर्थिक विकास को। आगे वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट में बहुत ऊंचे मानव विकास वाले देश में कुल 66 देश शामिल हैं। इनमें सर्वोच्च सूचकांक नॉर्वे का था। इसमें
विश्व में सर्वोच्च सूचकांक नॉर्वे का था 0.957 है। इस दृष्टि से उसे सर्वोच्च मानव विकास वाला देश स्वीकार किया गया। वर्ष 2019 से 18 में भी सर्वोच्च स्थान नॉर्वे का ही था। सबसे नीचा मानव विकास सूचकांक 0.394 नाइजर का है। इसे 189 देशों की सूची में सबसे नीचे 189 स्थान मिला। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में भी यह 189वां स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं। नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से नीचे के 5 देश हैं। 189 नाइजर, 189वां नाइजर, 188वां दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, 187वां चाड, 186वां दक्षिणी सूडान एवं 185वां बुरुंडी। विश्व के अन्य प्रमुख देशों की रैंकिंग: डेनमार्क का 10वां, यूनाइटेड का 113वां, कनाडा का 16वां, अमेरिका का 17वां, रूस का 52वां, ब्राज़ील का 84वां, जापान का 19वां, इजराइल का 19वां। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश की रैंकिंग: मॉरिशस 66वां, श्रीलंका 72वां, चीन 85वां। ये सब जान लीजिए। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में बहुत उच्च मानव विकास की श्रेणी में आने वाले एशियाई देश है: सिंगापुर 11वां, सऊदी अरब 40वां और मलेशिया 62वां। 120 से 156 रैंक तक भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या, पाकिस्तान मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश में शामिल। वर्ष 2090 से 2019 के बीच भारत का HDI का मान 0.429% से बढ़कर 0.645 हो गया, यानी इससे 50.3% की वृद्धि हुई। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी, जो दक्षिण एशियाई औसत 69.9 वर्षों की तुलना में थोड़ी कम थी। अब आगे दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक के आधार पर आकलन करने पर HDI में शीर्ष स्थान पर रहा नॉर्वे। PFDI सूचकांक में 15 स्थान नीचे चला जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान है आइसलैंड। PHDI में आकलन करने पर भारत अपने HDI रैंकिंग से 8 स्थानों पर ऊपर जो है आ जाता है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन क्षमता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 से 33 से 35% कम करने और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% तक विस्तृत शक्ति क्षमता प्राप्त करने का वादा किया। भारत और गैर क्षमता मार्च 2014 में 2.6 गीगावाट से बढ़कर के 2019 में 30 गीगावाट हो गए। परिणाम स्वरूप इसने निर्धारित समय के 4 वर्ष पूर्व ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वर्ष 2019 में भारत को संस्थापित और क्षमता के लिए 5वां स्थान प्राप्त हुआ। आगे भारत में उसके पड़ोसी देशों का प्रदर्शन। ये 2020 के बारे में देने 19 के बारे में क्या पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं आर्थिक सक्रियता पर आधारित है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक की धारणा उपलब्ध प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 कामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक के लिए। अब आगे खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देश के लोग खुश है कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 में से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोकनीति का पठन प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है। पहला है प्रति व्यक्ति GDP, दूसरा का है सामाजिक सहयोग, तीसरा का है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, 5वां है
उदारता। छठा है भ्रष्टाचार का बोध। आगे है 2021 की खुशहाली रिपोर्ट। 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली विकास की थीम हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर है। इस वर्ष यह रिपोर्ट विश्व के लोगों पर कोविड-19 के प्रभावों पर केंद्रित है। इस सूची में 149 देशों को शामिल किया गया, जिसमें फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सूचकांक हम छोड़ देते, नहीं पढ़ना है। अब आगे है भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का क्रम। भारत इस सूची में 139वें स्थान पर रहा। 2020 में 156वां, भारत 144वें स्थान पर। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक: पाकिस्तान 105, बांग्लादेश 101, चीन 184, नेपाल 87, म्यांमार 126 एवं श्रीलंका 129। वैश्विक रैंकिंग अंतराल रिपोर्ट। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक शक्तिकरण, शिक्षा का अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता तथा 0 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक असमानता। वैश्विक लैंगिक असमानता 2021 क्या पढ़िएगा, छोड़िए, आगे चलते हैं। आइसलैंड लगातार 12वीं बार दुनिया का सबसे लिंग समान देश है। अब कहते हैं कि वर्ग और भारत की रैंक। स्वास्थ्य उत्तरजीविता में 195, आर्थिक भागीदारी अवसर पर, ठीक, शैक्षणिक उपलब्धियाँ 114, राजनीतिक सशक्तिकरण 51वां है सिर्फ। अब आगे है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया। यह सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। यह आयाम आधारित सूचियों से परे गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। यह सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धनता का निर्देश है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। ठीक, आगे है इसके आकलन हेतु निम्नलिखित 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूल के वर्ष, बच्चे नामांकित, जीवन स्तर में आ जाता है आपका रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर और संपत्ति। स्वास्थ्य, प्रत्येक सूचक के 1/6 भाग के बराबर भारांकन। बाल मृत्यु, यदि किसी परिवार के बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। अब आगे है पोषण, यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिनके बारे में पोषण संबंधी सूचना उपलब्ध है, यदि वह कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है। अब आगे है शिक्षा, प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने में से वंचित रहा। विद्यालय में उपस्थिति, यदि 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था, विद्यालय जाने से वंचित रहा। आगे जीवन स्तर, प्रत्येक सूचकांक का 1/18वां भाग के बराबर हो। पेयजल है, यदि किसी परिवार की स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या स्रोत तक आने में 30 मिनट से अधिक समय लगता है तो वह परिवार वंचित है।
पेयजल से। बिजली, यदि किसी घर में बिजली संयोजन नहीं होता है तो वह बिजली से वंचित है। अब आगे स्वच्छता, स्वच्छता यानी कि यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं या सामूहिक शौचालय प्रयुक्त किया जाता है तो वह वंचित है। अब आगे फर्श, यदि घर का फर्श धूल युक्त बालू युक्त जो गोबर से लिपा गया तो वह वंचित है। भोजन पकाने का ईंधन, यदि घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलब्धों को प्रयुक्त किया जाता है। आस्तीन, ऐसे परिवार व्यक्ति को वंचित माना जाएगा जिसके पास रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर जैसे आस्थियों में से कोई भी एक से अधिक आस्थि ना हो, जिनके पास कार या ट्रैक्टर ना हो। निर्धन कौन है, इसके बारे में उपयुक्त वस्तुगत अभिलेखनों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है। इनमें से 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग भारत में MPI की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। वैश्विक MPI भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांक में से एक है, जिन्हें सुधार और विकास के लिए वैश्विक संकेत के रूप में जाना जाता है। GIRG में शामिल ग्लोबल इंडियंस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। GIRG में शामिल सूचकांक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर भारत में प्रदर्शन का मापन और निगरानी में मदद करता है। कहता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020, इसके बारे में क्या देखना है 2020 का, आगे चलते हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक 2020 एक देख लेते हैं, सब करेंट में आ जाएगा। आगे है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में GHI स्कोर को 5 वर्गों में बांटे गया। अल्प हो जाएगा 9.9 से या उससे कम स्कोर, मध्यम हो जाएगा 10 से 19.9 करोड़ मध्यम, 20 से 34.9 करोड़ गंभीर, 35 से 49.9 करोड़ भयावह, 50 से अधिक स्कोर वाले भूखमरी की चरम भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब आगे है सूचकांक में भारत की गंभीर स्थिति में रखा गया। भारत का GHI स्कोर 17.2 है। GHI 2020 में भारत सूडान के साथ संयुक्त रूप से 94वें स्थान पर था। GHI 2020 में भारत को अपने पड़ोसी देशों तथा चीन, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की तुलना में निचली रैंक पर प्राप्त हुआ। GHI 2019 में भारत की रैंक 117 देशों में 102वां स्थान था। GHI 20 के 5 शीर्ष हैं बेलारूस, बोस्निया एवं हर्जेगोविन, ब्राज़ील, चिली तथा चीन। GHI 2020 के अनुसार 3 देश चाड, तिमोर लिस्ते और मेडागास्कर भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब आगे भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 भी छोड़ देते हैं, बस आज यहीं तक।